पथ अग्निवीर योजना को रक्षा मंत्री जी ने तीनों सर्विसेज चीफ के साथ अनाउंस किया था। इस पे बहुत दिनों से काम हो रहा था, यानी रैना कमेटी ने भी 1988 में रिकमेंडेशन दी थी और करगिल कमेटी जो रिव्यू कमेटी थी उसने भी कहा था कि सेना को चुस्त दुरुस्त और इसकी एवरेज एज यानी यंग रखो, यंग करो। जो दूसरे देशों में सेना की एवरेज एज है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से जवान ज़्यादा है। तो सेना ने भी कार्रवाई की, 2 साल इस पे सोचा, डेलिब्रेशंस की और फिर इस योजना को लागू करने की अब प्रक्रिया जारी है। एयरफोर्स ने तो नोटिफिकेशन निकाली, 3000 वैकेंसीज के लिए 2 लाख से ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसका मतलब यूथ ने इसको मान लिया। मगर इस इशू को पॉलिटिसाइज करने के लिए कुछ अपोजिशन पार्टियों ने बिहार में, सिकंदराबाद वगैरह में या कहीं भी भड़काने का काम किया और सरकारी प्रॉपर्टी, रेलवे वगैरह को आग भी लगाई और आम जन को सफ़र भी काफ़ी करना पड़ा, यानी उनको तकलीफ़ हुई। देश की प्रॉपर्टी को जलाना, इस सब ने भर्त्सना की। उसमें मेन मुद्दे जो उठाए गए, रक्षा मंत्री जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, ये टर्म्स ऑफ सर्विस में एक है कदम तब्दीली की तरफ। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए साथ में ये भी कहा कि हर एक साल इसकी समीक्षा होगी और 4 साल तक तो एवरेज, यानी पहले साल में तो 40,000, मगर अगले साल 50 इस तरह से करके भर्तियां होंगी। तो आप खुद भी समझेंगे कि 4 साल तक तो सेना को एक्स्ट्रा लोग ही मिलेंगे काम करने के लिए, कोई बाहर तो आए नहींगा। मगर मेन मुद्दा ये था कि ये लोग अनएम्प्लॉयड रोड पे छोड़ दिए जाएंगे, वो बिल्कुल गलत था। ये कैप्टन साहब दिखाएंगे, खुद भी वीर चक्राएँ, मैं तो इनको भी अग्निवीर ही मानूंगा, बीच में ही छोड़ के आगे थे। कि कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, खासकर मर्चेंट नेवी ने, और उस नोटिफिकेशन को देखते हुए ये बड़ा साफ है कि नेवी के जितने अग्निवीर आएंगे उनको तो मर्चेंट नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ही एब्जॉर्ब कर लेगी। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय गृह मंत्री ने साफ कह दिया कि भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% रिजर्वेशन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियंस हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो निगम हैं, यानी कि ये डिफेंस पीएसयूज जैसे बॉम्बे डॉकयार्ड, मडगांव डॉकयार्ड, गोवा डॉकयार्ड, टैंक फैक्ट्रीज, राइफल फैक्ट्रीज, गन फैक्ट्रीज, अम्यूनिशन फैक्ट्रीज, यहाँ भी 10% रिजर्वेशन और डिफेंस सिविलियंस में भी इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। कि आम फौज की ये कंप्लेंट रही है कि हमारी पेंशन को सिविलियन ले जाते हैं, तो उनमें भी हम अग्निवीर डाल रहे हैं। फिर बाकी मिनिस्ट्रियाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा हम मदद करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाने में। स्टेट मिनिस्ट्रीज, यानी कि हमारे खट्टर साहब ने बोला कि हम किसी अग्निवीर को खाली नहीं छोड़ेंगे, स्टेट में नौकरी दे देंगे आपके। 4 साल तक ये समीक्षा के तहत भी चलेगी। तो ऐसी कोई अर्जेंट तो इमरजेंसी भी क्रिएट नहीं हुई, आपको नौकरियां भी दी जाएंगी और सारे के सारे फौज में या फौज से बाहर सेंटर की मिनिस्ट्रीज में या स्टेट की गवर्नमेंट्स में, चाहे पुलिस में हो
चाहे पुलिस जैसी जॉब में। और हरियाणा तो ये कहा कि हम तो सी ग्रुप में सारे ही दे देंगे रिजर्वेशन। तो ये एक रिएक्शन टू चेंज तो हो सकता है एडवर्स, उसको छोड़ के बाकी तो ये बड़ा विन विन सिचुएशन है। इसमें जवानों को भड़का दिया गया, ये गलत हुआ, उससे देश की बहुत कीमती प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। बाकी जो हैं एक एक मुद्दे, आप कहेंगे कि डिफेंस अफसर भी पूछ रहे हैं, वो भी कुछ हक में बोलते हैं। हक में तो वीके सिंह जी बोल रहे हैं, जनरल मलिक बोल रहे हैं, पुराने चीफ जनरल जे सिंह बोल रहे हैं। बाकी यूनिफॉर्म में जो सारे हैं वो तो समझाने की कोशिश में हैं ही, प्रयासरत। और मैं हक में इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सरकार का आदमी हूँ या मैं बीजेपी का एमपी हूँ। मैं ऑब्जेक्टिवली जो सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इन द लॉन्ग रन सिविल का या कह लो समाज का और पुलिस फोर्सेस का वक्त की नज़ाकत यानी सिक्योरिटी सिचुएशन, आजकल फौज इंटरनल सिक्योरिटी में ज़्यादा बिजी होगी। फौज का काम था बाहर से इन्फिल्ट्रेशन रोकना, इसी तरह पुलिस भी बीएसएफ को बॉर्डर मैनेजमेंट करनी पड़ती है, आईटीबीपी को करनी पड़ती है, एलसी पे विजिल। तो फौज और पुलिस का काम ओवरलैप करने लग गया। तो हमने ट्रेनिंग का ये डिसीज़न लिया कि हम ट्रेन करें, फौजी तरबियत दें, पेड ट्रेनिंग करें, जाते वक्त उनको सेटल होने के लिए करीब 12 लाख या 11 लाख 71,000 रुपये भी दें और सिविल रिहेबिलिटेशन में मदद करें ताकि समाज और देश की मदद हो। इनसे सिक्योरिटी का एक सिक्योरिटी माइंडेड डिसिप्लिन्ड आदमी जहाँ भी चाहे स्कूल में अवेलेबल। आप देखते हैं आतंकी हमले, अब हमारे दुश्मन मुल्क हमारी आंतरिक सुरक्षा को, ये वारफेयर का एक चेंज्ड स्वरूप हो गया। जब से हम तीनों नेशन न्यूक्लियर पावर्स बन गए, तो न्यूक्लियर पावर होने के बाद तो फिर इंसर्जेंसी आ गया, हाइब्रिड वारफेयर। ऐसे हालात में हमें आंतरिक सुरक्षा में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। उस हिस्सेदारी के लिए ट्रेंड फौजीज़ को पुलिस भी लेगी, बीएसएफ भी लेगी, स्टेट पुलिस भी लेगी और दूसरी मिनिस्ट्रीज भी लेंगी, ताकि एक सिक्योरिटी माइंडेड समाज और सिविल की बाकी नौकरियां वो तैयार की जा सकें। जैसे इजराइल के मॉडल में, इजराइल में हर एक नागरिक फौजी है, मगर लाजमी सर्विस वहाँ पे 32 महीने है। हमारे क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़, तो हमने ये स्वैच्छिक बनाया है कि वॉलंटरी है, मगर वॉलंटरी फौज ज्वाइन करें। एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि ऑन एन एवरेज 15 से 20 हज़ार प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या नाम कटाने की एप्लीकेशन फौज में पेंडिंग रहती हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने हुआ है कि एक एयरफोर्स का सार्जेंट तिवारी, उसने आईएएस का एग्ज़ाम पास कर लिया, एयरफोर्स उसको परमिट नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी और वो आईएएस के एग्ज़ाम में 7वें नंबर पे रहा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। तो अब इनको जो है वो लिबर्टी मिलेगी, आप 4 साल के बाद अपना कैरियर चुन लो, ताकि ये समस्या भी खत्म हो। और वो यंग होंगे और ज़्यादातर अनमेरिड ही रहेंगे, क्योंकि 17 साल 17.5 साल का जो भर्ती हुआ, ऑन एन एवरेज किसी भी नागरिक को जॉब में सेटल, प्राइवेट या गवर्नमेंट में सेटल होने में 25-26 साल की उम्र एवरेज होती है, और सिविल सर्विसेज की तो 28 तक चली जाती है। तो ऐसे मैं कहूँगा कि आप 21-22 साल की उम्र तक वापस आ गए। हालांकि अब तो 1 टाइम रिलैक्सेशन है 23 तक की, और आने के बाद 5 साल की रिलैक्सेशन एज की है सेटल होने के लिए। तो इस विन विन सिचुएशन में नेशन भी गेनर है और इंडिविजुअल भी गेनर है। मैं तो एक आशावादी नज़रिए से इसको देखता हूँ। सर, मुस्लिम जो उलेमा है उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर योजना में भाग लें, किस प्रकार देख रहे हैं इसमें आंतरिक? एक जो है वो
धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, एक मुस्लिम भी इस देश का उतना ही जिम्मेदार नागरिक है जितना कि बाकी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध है। तो हम इतनी बड़ी आबादी को, पूरे की पूरी आबादी पे उंगली नहीं उठा सकते। मैं कहूँगा अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र विजेता था, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर अब्दुल हमीद, वो भी मुस्लिम थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट भी मुस्लिम। तो यू कैन नॉट सी एवरीबडी विद द सेम एंगल। अशफाकुल्लाह खान भी दे आर वेलकम। उनको हक है हर एक भारतीय नागरिक को ऑल इंडिया ऑल क्लास। मगर जो रेजिमेंट हैं, जैसे जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट को टच नहीं किया जा रहा, वो उसी तरह से रहे। एक ये भी सवाल आ रहा है कि जी 4 साल में तो ये गेस्ट से होंगे, ये क्यों लड़ेंगे। मैंने शुरू में कहा कि अंग्रेज अपनी फौज में भर्ती करते, अंग्रेज के लिए आप फ्रांस में भी लड़े, साउथ अफ्रीका में भी लड़े, मेसोपोटामिया में भी लड़े, इटली में भी लड़े और सिंगापुर, मलाया में भी लड़े अंग्रेज के लिए। तो हमारे बच्चे हमारे देश के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे। फिर वही अंग्रेज उनको नाम निशान नमक पर तैयार करके ले गया। जब एक ऐसा लीडर पैदा हुआ सुभाष चंद्र बोस, उसने भाषण दे के 60,000 को आज़ाद हिंद फौज में तब्दील कर दिया और फिर वो देश के लिए लड़े, सुभाष के लिए लड़े, आज़ादी के लिए लड़े और 30,000 उनमें से शहीद भी हुए। तो ये तो लीडरशिप पे डिपेंड करता है। हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी लीडरशिप, फौजी लीडरशिप और काज टू डाई फॉर द नेशन। तो ये तो बढ़ चढ़ के लड़ेंगे, क्योंकि इन वैसे भी आगे नौकरी फौज की भी करना चाहेंगे और सिविल में भी अच्छे रिकॉर्ड वालों को ही सिविल में लिया जाएगा, हर एक को नहीं, जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा और जो मेडिकली फिट होगा। अगर अनफिट भी हुआ तो उसको हैंडीकैप कैटेगरी। एक बात मैं ये बताना चाहता था, शहीद होने की, जो शहीद हुआ उसको 48 लाख रुपए तो बगैर रही थी उसके मुताबिक। मैंने बताया ना, युवा असुरक्षित यूँ था कि वो कह रहा था मुझे 4 साल के बाद निकाल देंगे नौकरी पाएंगे। नेवी के आदमी नेवी में नहीं, फौज की जो 10% रिजर्वेशन है वो तो रहेगी। सर जैसे कट्टर साहब ने कहा, भिवानी में कहा था कि पक्ष निशाना साध रहा है कि अभी जो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। कल के भी आंकड़े आए हैं सर, हरियाणा में 6% बेरोजगारी बढ़ी है, जो 19 साल से लेकर 28 साल तक है। तो सर उनके लिए रोजगार के साधन नहीं हो पा रहे। बात तो अब अग्निवीरों की है। मैं कहता हूँ कि ये तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इनको, चाहे रिजर्वेशन हो चाहे वैसे प्रायोरिटी हो, दिया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड फौजी होंगे और देश के लिए मुफीद होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। बाकी जो बेरोज़गारी की बात है उसमें तो आप और हम सब फैक्टर हैं। आबादी का बढ़ना सबसे बड़ा फैक्टर है, कोरोना बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, ये इंटरनेशनल सिचुएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए सबको मिलके सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर तो है कि एक देश कई इलेक्शन, सारा एफर्ट वहाँ लग जाता है। हम तो कहते हैं अपोजिशन को, इसको अपोज करने की बजाय हमारे साथ मोदी जी का साथ दें, ताकि एक देश एक इलेक्शन करें, खाम खां का एफर्ट और पैसे खर्चने बंद हो। पॉपुलेशन कंट्रोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए तो कई मुद्दे होंगे।
हरियाणा से आर्मी में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, हाँ, लेकिन हरियाणा में ही बहुत ज़्यादा आंदोलन किया जा रहा है, पंचायतें की जा रही हैं, बच्चे पैदल मार्च निकाल रहे हैं, बुजुर्ग तक कुछ खाते तो यूँ कह रहे हैं कि वो भी जो बहिष्कार पैदल करने मार्च को वाले, मेरी बात सुनो, जो पैदल मार्च वाले थे वो तो दौड़ते हुए देखे हमने सड़क पे। जो एप्लीकेशन एयरफोर्स की 3000 पोस्टों के अगेंस्ट आई 2 लाख, अब ज़्यादा ही होगी होंगी, ज़्यादा होगी होंगी, 2 दिन पुराना आंकड़ा। 2 दिन पुराना आंकड़ा है। रही बात बहकाने की, किसान एक्ट यानी कृषि बिल नहीं एक्ट के खिलाफ पूरे मोबिलाइज हुए। फिर जब गेहूं बेचने का टाइम आया तो वो अडानी के स्टोर्स में गेहूं बेच गया के खन्ना में, लुधियाना में। साथ में ये भी कह रहे थे ट्रैक्टरों वाले के गलती होगी, ऐसे ही ठीक है। और मैं कहता हूँ अगर कानून लागू रहते तो डॉलर के भाव खेत से ही उठती फसल। जैसी हमारी डिमांड बढ़ेगी, एमएसपी तो बहुत पीछे रहेगी। अब तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से बहुत बड़ी डिमांड होगी हमारी अनाज की, हमने कंट्रोल करना पड़ा एक्सपोर्ट। तो कई चीज़ ऐसी होती हैं कि जहाज़ में ना बैठिए, जहाज़ गिर जाएगा। उसके लिए तो हम कहते हैं भाई पॉजिटिव सोच रखो। हम तो जो कहते हैं वो सरकार करती है। ये कभी मान ही नहीं रहे थे 370 हट जाएगा, मंदिर बन जाएगा या 3 तलाक दफा हो जाएगा। आप लोगों के सहयोग से, मीडिया पब्लिक के सहयोग से देश आगे बढ़ रहा है। दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कोरोना 100 साल में आ गया। तो इन दिक्कतों का मुकाबला करते हुए हमारी परफॉर्मेंस पॉजिटिव है। आपने तो 6-7% अनएम्प्लॉयमेंट का, मैं कहता हूँ हमारी 7.5% ग्रोथ रेट भी है, जो दुनिया में नहीं है कहीं भी, चीन में भी नहीं। तो हम तो कह रहे हैं कि पब्लिक को साथ लेके आपके सहयोग से राष्ट्र फर्स्ट का मुद्दा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी मदद की जाए। सबसे ज़्यादा ट्रेंड की जा रही है, आंदोलन किए जा रहे हैं, हाँ, युवा ही कर रहे हैं। तो वो कौन है जो कर रहे हैं, जो ट्रेंड कूद रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं? अपोजिशन इर्रिस्पॉन्सिबल होगी, मैं ये कहूँगा। वहाँ बिहार में तो वो जो भी आपको पता है अपोजिशन कौन है। हमारी अपोजिशन तो ऐसी थी कि यानी कि नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया को डिफेंड करने के लिए वाजपेयी जी को यूएन में भेजा गया और उन्होंने डिफेंड किया। और जिस चीज़ के लिए गए थे वो इंडिया जीता। जब 71 वार जीता तो वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा बोला पार्लियामेंट में। अब अपोजिशन ऐसी होगी कि काम देश हित में हो और वो चीनी एम्बेसी पहुंच जाते हैं। तो इसमें अपोजिशन ने मेन स्ट्रीम में रहने के लिए देश हित, नेशन फर्स्ट सोच के काम करना चाहिए। हम तो उनको इनवाइट करते हैं। एक फौजी को तैयार होने में कितना समय लगता है? जो फौज की ट्रेनिंग और सारा पूरा तैयार करते हैं एक फौजी, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। इमरजेंसी में भर्ती किए जाते हैं वो तो 30 दिन की ट्रेनिंग, 20 दिन की ट्रेनिंग दे के भी उसका हथियार उसको पकड़ा दिया जाता है। वरना 9 महीने की ट्रेनिंग देते थे, अब उसको घटा के 6 महीने की कर दिया। विदेश में 40 दिन की ट्रेनिंग में तैयार कर देते हैं। यानी पहले था कि परेड ग्राउंड सोल्जर्स, अब है वार रेडी सोल्जर्स। बाकी तो ट्रेनिंग चलती ही रहती है, जब तक आदमी रिटायर होता है उसकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है। इस 4 साल में भी 6 महीने की तो बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद उनकी यूनिट्स में ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड चलती रहेगी। फौजी की ट्रेनिंग तो मरना और मारना है, देश को बचाना, वो तो चलती रहेगी। ऑन ग्राउंड ट्रेन होंगे वो। क्या कोई ऐसा इसमें क्लोज भी है कि 4 साल की नौकरी के बाद क्या वो फौज में कंटिन्यू किसी और पोस्ट के लिए कर सकता है? देखो इसमें क्लास अभी तो जो कह रहे हैं कि भी 25% तो रखेंगे, फौज में दूसरे दरवाजे से ले ही रहे हैं कि भाई सिविलियन के लिए डिफेंस सिविलियंस में जो है वहाँ रिजर्वेशन कर रहे हैं और डिफेंस PSUs में कर रहे हैं। बाकी बाहर रास्ते और दरवाजे खोल दिए हैं कि आप आ जाओ।
आज तो हम भी कहते हुए ओड लगते हैं लोगों को कि उनको सेंटिमेंटली थोड़े से हर्ट हुए हैं। ये भी बहका दिया गया है कि रेजिमेंट टूट जाएंगे, जबकि ऐसा कोई है ही नहीं, रेजिमेंट तो तोड़ ही नहीं रहे। मगर इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे कि नहीं, सब ठीक है, ये विदेश में ऐसा रास्ता है, हमने भी अख्तियार कर लिया तो ये रूटीन हो जाएगा। लेकिन 15 साल की नौकरी में 4 साल की नौकरी में जो हर्ट वाली बात आती है, सारे कह रहे हैं 15 साल की नौकरी और 4 साल की 4 साल के बाद आपको सिविल स्ट्रीम मिल रहा है, पैरामिलिट्री स्ट्रीम मिल रहा है, और फौजी स्ट्रीम, फौज के लिए होता है। फौजी स्ट्रीम का भी ऑप्शन मिल रहा है। मैंने शुरू में कहा भाई, अब लड़ाई बदल गई, लड़ाई स्वरूप बदल गई, तो लड़ाई आपको सिविल में भी लड़नी पड़ेगी, स्कूल में भी लड़नी पड़ेगी, बाजार में भी लड़नी पड़ेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन, सुनो, फौज की 10% रिजर्वेशन है। मैंने तो सीट भरी जितनी भी फौज की वैकेंसी थी। हरियाणा पुलिस की भी भर्ती हुई है अभी, जो फौजी एक्स सर्विसमैन है उसकी मेरिट 39 गई है क्वालिफाइंग, जबकि जनरल की 53 गई है, और वो एडजस्ट हो गए। मगर कुछ लोग क्या है कि लेट एज में आते हैं, जैसे मैंने जजेज की वैकेंसी थी, अब जज के लिए क्वालिफाई तो करे, स्क्रीनिंग टेस्ट उसमें 10 नंबर दे दो, 20 दे दो, मगर क्वालिफाई तो करे। इसलिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये एज ऐसी है कि 20, 25, 22 से लेके 25 तक वो वापस आ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफाई, साथ में उसको प्रायोरिटी और रिजर्वेशन मदद, वो चाहे कुछ भी बने, चाहे IAS बने, तो उसमें उस उम्र में और 40 का घर आए या 50 का या 35 का घर आए, उसमें फ़र्क है। वही तो मैंने कहा कि भाई 15,000 से 20,000 तो एप्लीकेशन पेंडिंग है कि मेरा नाम काट दो, मुझे घर जाने दो, मुझे पेंशन दो प्रीमेच्योर, तो उसके लिए एक रास्ता खोल दिया। फिर एक होता है जोश और होश, उसका रेशो ठीक कर रहे हैं। अब होश वाले ज़्यादा हैं, जोश वाले कम हैं। यंग आदमी जोश फुर्तीला होता है, उसके रिफ्लेक्सेस, उसके कान आँख दूसरों से तेज़ होते हैं, उसका रिएक्शन टाइम भी कम होता है। तो सबको मद्देनज़र रखते हुए फौज को यंग किया जा रहा है। कि बिहार में जो दंगे हुए हैं सर, इसमें सरकार ने ये बोला कि इनसे कोई की जाएगी, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि केंद्र सरकार उधर दबाव में आ गई है, तो ऐसा क्यों? ये तो बिहार के मुख्यमंत्री बताएंगे या सरकार बताएगी। मैं तो फौजी हूँ, अग्निवीर के बारे में अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। अग्निवीर के वो तो अग्निवीर वाले थे ही नहीं, वो तो अग्निवीर वाले थे ही नहीं। उनको चिन्हित नहीं किया जा रहा था, जो अग्निवीर नहीं है, जो आज दंडायुक्त बने हुए हैं, उनको चिन्हित नहीं किया जा रहा। फोटो तो उनके उतर गए, और वो अग्निवीर के तो काबिल भी नहीं है। ये तो जनरल मलिक ने भी बोला, डिसिप्लिन तो पहली चीज़ है फौज के लिए। ये जो आप कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजन वाली बात कह रहे हैं, वो तो बिहार सरकार जाने और सरकार जाने। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अग्निवीर की भर्ती, अग्निवीर की कारकर्दगी, अग्निवीर का एक एफिशिएंट सोल्जर होना, अग्निवीर की रिहेबिलिटेशन, रेजिमेंट्स की बरकरारी, ये मुद्दे हैं। सर, अग्निवीर भर्ती होने से देश को क्या फायदा मिलेगा? एक ट्रेंड सोल्जर सिविल में अवेलेबल होगा आंतरिक सुरक्षा के लिए, और फौज को भी अवेलेबल होगा। वो नेशनल माइंडेड भी होगा, वो फिजिकली फिट, मोरली अपराइट एंड मेंटली अलर्ट होगा, और वो सिविल सुरक्षा में एक अहम कड़ी साबित होगा। भर्ती की संख्या कुछ कम नहीं होगी, बढ़ने की उम्मीद है आपकी? डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कम तो नहीं है। हम ट्रेन करने के काबिल सुविधाएं भी तो होनी चाहिए।
आप बारात भी बुलाते हैं तो पहले देखते हैं ना उसकी अकोमोडेशन खाना, तो हमारी जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है उसी के मुताबिक भर्ती होगी ना।